Protect your Namaskar and a very warm welcome to this New Year special edition of Total Health. I am Kiran Bharadwaj. बिल्कुल नए वर्ष के में ये हमारा पहला एपिसोड है और ऐसे में दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगला साल आप सभी का स्वस्थ रहे, सानंद रहे। मैं हूं निखिल। This new year has arrived with new hope, new perspective, new possibilities and a positive news. A nationwide dry run for COVID-19 vaccination was conducted yesterday. This massive exercise was done to gauge the preparedness of COVID-19 vaccine rolling out. बिल्कुल नया वर्ष है, नई उमंगे, नई चाह है जीवन में, नई सोच है, नई तरंगे, नई प्यास है जीवन में। करना है कुछ नया नया अब, नई बहार है जीवन में, सपनों को सर्च करना है अब, नई चाह है जीवन में। तो इसी नई उम्मीदों, नए सपनों, नई चाह के साथ बढ़ेंगे और चूंकि नए वर्ष की शुरुआत में सबको चाहत है एक अदद वैक्सीन की और इसके ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द ही ये वैक्सीन हम सब के पास पहुंचेगी और ऐसे में जरूरी है ये जानना समझना कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करेगा और क्या कुछ एक आम साधारण नागरिक की जिम्मेदारी है। इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। It is said that every cloud has a silver lining, and if you want to learn a new way to be, you must learn a new way to think. So we are also exploring the new ways to win the fight against COVID-19 and defeat coronavirus. बिल्कुल, और देख लेते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस वैक्सीनेशन का काम करेगा। क्या है ड्राई रन और किस तरह से एक साधारण आम नागरिक को, भारत के आम नागरिक को क्या कुछ जिम्मेदारी निभानी है। नव वर्ष 2021 कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सकारात्मक खबर लेकर आया है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की वैक्सीन का ड्राई रन कल शुरू किया गया। देश भर में 116 जिलों के 259 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चलाया गया। ये ड्राई रन देश के हर राज्य में 2-2 शहरों में आयोजित किया गया। हर पॉइंट पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों को मौजूद रखा गया। इस पूरे अभ्यास के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम की नजर पूरे अभ्यास पर थी। अभ्यास के दौरान कोई वैक्सीन नहीं दी जा रही थी। दरअसल टीकाकरण से पहले सरकार की ओर से एक अभ्यास किया गया कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। इसके लिए सरकार द्वारा कोविन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग भी टेस्ट किया गया। इससे पता चल सकेगा कि अभियान में आने वाली चुनौतियां कौन सी हैं और योजना तथा क्रियान्वयन के बीच की कड़ियों को परख कर तैयारी को मजबूत किया जा सकेगा। इस कवायद को सभी राज्यों और राजधानियों में कम से कम 3 सत्र स्थलों पर ड्राई रन द्वारा किया गया। टीके के ट्रायल से पूर्व टीका लगाने के कार्य से जुड़े लगभग 96,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। कुल 2,360 भागीदारों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया गया है। वहीं 719 जिलों में 57,000 से अधिक भागीदारों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और कोरोना से जूझ रहे गंभीर मरीजों के अलावा बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमारियों से ग्रस्त है, उनको टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में देश भर में सबसे जरूरी 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया जाएगा। जुलाई तक अंतिम प्राथमिकता वाले 27 करोड़ लाभार्थियों को कैसे टीका लगाया जाना है, इसके विवरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण उपयोगी है, साथ ही आवश्यक है कुछ सावधानियों का पालन करना, मास्क लगाना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना और बार-बार साबुन व पानी से हाथ धोते रहना। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ जंग को जीतने के लिए सभी सावधानियां अपनाएं और स्वयं को व अपने आसपास के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करें। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ।
We'll talk about the various aspects related to vaccination drive and what all queries you have in your mind. We'll try to solve all that for you. For joining in is the panel of experts. We'll be having with us Dr. Randeep Guleria. He is Senior Pulmonologist and Director, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. We are having with us Dr. Raman R. Gangakhetkar, Dr. C.G. Pandit, National Chair ICMR, and joining in is Professor Dr. K. Vijay Raghavan, Principal Scientific Advisor, Government of India. बिल्कुल। और दर्शकों, आप हमारे साथ सीधा इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारी फोन लाइनें खुल गई हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 1800111234 और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं और जो भी आपके मन में प्रश्न हो उसका जवाब पा सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए ddnewstotalhealth@gmail.com। So let's find out what are the various measures that will help us being safe and what are the norms that should be followed during the vaccination drive and all those preventive measures that are very important for all of us to be safe from coronavirus. To start with, Dr. Randeep Guleria, dry run for COVID-19 vaccination was conducted yesterday in all the states and union territories, around 116 districts and 259 sites. What importance do you feel of this dry run before we go for the actual vaccination drive for COVID-19? Thank you. First of all, I'd like to take this opportunity to wish your team and the entire viewers a very, very happy New Year. Wish you a very happy New Year, Dr. Guleria, and all our panelists too. We are starting this new year with very good and encouraging news that we have now the possibility of the vaccines being approved by the regulator, possibly 2 vaccines, and therefore now the next big step of rolling out the vaccine for the entire country, both in urban and rural area, will start. For this, we need to be prepared, and that is why this dry run was done, because when we start the actual rolling out, we don't want that there should be any problem and it should be done in a very smooth manner. Doses should not be wasted, the cold chain should be maintained, the vaccinators should be trained, they should know how to vaccinate, and they should know how to monitor for any side effects. More importantly, the app which is being used to inform people that they have to come for their vaccine and where they have to come has to be also integrated into the whole mechanism. So I think when we start looking at the vaccination program, we are looking at 2 pillars. One is the government pillar, where the government has to really do all the movement of the vaccine from the manufacturing site to the place where the vaccine is going to be given. And the second pillar is people's participation. People have to come forward and be part of this drive and turn up and be involved in the vaccine program. If both of this work together, I think we will have a successful vaccine program. We will be able to execute it as early as possible, and this will really help to decrease mortality due to COVID-19 and also really bring down the number of cases so that we can really come back to our normal life as early as possible. जी बिल्कुल। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं और ये जानना चाहें कि जो ड्राई रन रहा उससे क्या कुछ निकल कर आया, क्या चैलेंजेस समझ में आए और कितना सफल रहा ये ड्राई रन, किस तरह से देखते हैं इसको? अभी तक जो पता चला है उसमें एक ही दिखाई देता है कि कोई मेजर इश्यूज ये ड्राई रन में दिखे नहीं है। जब मेजर इश्यूज नहीं दिखते हैं तो इसका दूसरा मायना ये होता है कि पहला जो ड्राई रन हुआ था 4 स्टेट्स में, उसमें जो भी कुछ दिखा उसको बराबर एड्रेस किया गया। तो हमको ऐसे लगता है कि शायद ये जब हम रोल आउट करेंगे तो रोल आउट करने में कोई बड़ी दिक्कत होगी या कोई नए किस्म की परेशानियां ज्यादा बड़ी किस्म की जो होती है वो सामने दिखेगी, ऐसा नहीं है। फिर भी ये कहना गलत रहेगा कि क्या कोई नई चुनौती हमको आ सकती है। क्या नई चुनौती आ सकती है, लेकिन जब पूरा सरकार ऐसे चुनौतियों की तरफ देख रहा है तो जो भी चुनौती आएगी उसके खिलाफ हम स्टेप्स लेने के लिए हम वो मॉनिटर कर रहे हैं और वो मॉनिटर करने के बाद में उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने का जो ये कर रहे हैं, उससे ऐसे कोई स्टेप्स, ऐसे कोई क्रिटिकल स्टेप्स की जगह पे कोई प्रॉब्लम आएगा ऐसे लगता नहीं है। Right. Professor Raghavan, what do you think? Because this entire vaccination drive will go ahead in phase
strategy. So, how do you think that the important messages should reach people and everyone should accept that, okay, this is going phase wise, so we have to wait for the vaccination, and what would be the priority that has been set for the vaccination of different age groups and different people? Thank you very much. Good morning, and all the best for a much better and happier 2021 to everyone. Thank you. Thank you, sir. The vaccination prioritization, as we've heard, will be first for health workers and frontline workers, and for people above 50 years of age, and that would amount to a total of about 30 crores. The health workers and frontline workers will amount to about 3 crores. Now, it's important to keep in mind that the vaccine prevents the progression of disease. We still don't know, and we will know only after the vaccination programs on a large scale, whether those who are vaccinated shed the virus, and if so, how much do they shed. Therefore, it's very important, till a very large part of our communities are vaccinated, for people to continue to adhere to safe practices such as masks, social distancing, and hygiene, even if they are vaccinated, and also because those who are not vaccinated are susceptible, and those who are vaccinated potentially can still transmit. These things will become clearer. The second point we have to keep in mind is this is not over till it is over. We have done extraordinarily well. We have behaved extraordinarily well. It is not such a big problem now in understanding how to behave in different contexts. We have learned a lot. That must continue. And over the coming year, we must make sure that we take all these measures carefully while going on with livelihood and our lives, because we don't know yet how the spread of the virus will take place going into the second year. There are many new variants arising, and therefore we must take care. We are well equipped scientifically to address those issues, but nevertheless we must take care. जी बिल्कुल। डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ ये जानना समझना चाहेंगे कि इतना बड़ा, इतना वृहद ये प्रोसेस है टीकाकरण का, आम लोगों से क्या उम्मीद की जाती है? एक आम भारतीय नागरिक का क्या इसमें रोल है और किस तरह की जिम्मेदारी, किस तरह का कर्तव्य उसको निर्वहन करना है इस पूरे प्रोसेस के दौरान? सबसे पहली चीज तो ये कि आम नागरिक को जो इंफोडेमिक है या जो र्यूमर्स हैं उन पे नहीं जाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है ये हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके बनाई है। लोगों ने दिन रात एक करके 1 साल से कम टाइम पे वैक्सीन बनाई है और हमारे देश में बनी है, ट्रायल्स हमारे देश में हुई हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, एफिकेशियस है, और इस पे कोई र्यूमर्स पे हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर सब लोग आगे आके वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ना हम अपनी मोर्टेलिटी या डेथ रेट कम कर पाएंगे, ना हम इस कोविड से बाहर निकल पाएंगे। तो पहली चीज सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि गलत अफवाहों पे ना जाएं और वैक्सीन के लिए पूरी जोश के साथ आगे आएं, जिससे हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाएं। दूसरा ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जैसे डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगा कि आपको अगर कोविड से एक्सपोजर हुआ तो सीरियस इलनेस नहीं होगी, आप हॉस्पिटलाइज नहीं जाओगे, आईसीयू में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या वो जो आपको वैक्सीन इतना प्रोटेक्शन दे सकती है आपको कोविड बिल्कुल ना हो, ये हम अभी नहीं कह सकते। इसलिए वैक्सीन के बाद भी आप अपना मास्क लगा के रखें, जिससे आपको अगर वैक्सीन लगा और आपको माइल्ड इलनेस हुआ लेकिन आप औरों को इन्फेक्शन ना दें और आपके घर में और लोग जो हैं जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा उनको कोविड ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन के बाद भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाएं। और ये भी समझ लें कि पहले टीके के बाद ऐसा नहीं है कि आपको एकदम प्रोटेक्शन हो जाएगी जी। वैक्सीन के लिए 2 टीके लगने और दूसरे टीके के भी 10 दिन से 2 हफ्ते तक आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी कुछ महीने या मैं तो कहूंगा साल भर ही हम सबको रखना पड़ेगा, तभी हम इस पैंडेमिक से निकल पाएंगे और पूरी तरह से हम अपनी जिंदगी को वापस ला पाएंगे। राइट। Dr. Raman Ganga Khedkar, what is the framework that has been decided for this vaccination drive, and what key actions need to be taken at different levels, national, district, state and the sub-district or block levels? Yeah, what is more important to understand is at the local level,
there have been teams that have been formed. There are teams to monitor whatever the progress is being made. At the same time, any issue that arises, the issue has to be communicated to the district team, which eventually is also partly communicated to the state team and is entered into the software, so that people understand what kind of problems they are likely to face or in other areas as well. And that dissemination is also a critical step to ensure avert any kind of disaster or any kind of a major challenge which you may find it difficult to overcome. That is one aspect of it. I think one of the most important aspects would also be how these district teams tend to mobilize the community in the areas wherever vaccine is going to be administered. The word has to travel across that yes, the vaccine program is being rolled out. Right. People who have chronic diseases, who have been enlisted, who want also to get enlisted, need to understand and be brought to the places given the time slot that have been allocated to them. What is also important for us to understand is in that process of mobilization, when adverse events are going to be monitored within the sites where this immunization will take place, we will have to also ensure that those who actually walk out of the place, if they face any kind of difficulty, the community also reports the same. So essentially, it would be one small aspect of community monitoring, which also needs to be initiated in that area. So both the government as well as the community will have to come together to ensure that things happen in the right direction in the vaccination program, and also the fact that everybody of us will have to ensure that wrong kinds of social messages should not be spreading around. If they are occurring, the veracity should also be found out by perhaps going to the helpline and asking them about the truth, whether this is an appropriate message or a fake news, because such fake news is likely to come up in such a vaccination drive, and what it is likely to affect not only the vaccine rollout program, but also the fact that some of them may then not turn out for the second dose of vaccine. So curbing spread of such messages would be a crucial step where the community will play a larger role along with the healthcare system to ensure that such things do not arise. जी. Right, and it will also be important for every individual to take the information only from the reliable sources. You can visit to the Ministry of Health and Family Welfare website and get the information. There are other mediums also available, so be away from the misinformation that you can get from the sources which are not reliable. I would like to bring in another point, Dr. Guleria. There has been a priority list that has been set up who will be vaccinated first. So the people who come in that range, suppose if we talk about the people who are above 50 or the people with comorbidities, in that range also, what is the procedure that will decide who will get the vaccination in what order? So there are two things. One is that if we look at individuals over the age of 50, then we will cover a large number of comorbidities. Right. And even in that, there are two subgroups depending on the doses available. First, taking a cutoff of 60 years over the age of 60, and then they would, if they are vaccinated, then over the age of 50. If we take people over the age of 50, and this is easier to do because this is available as far as electoral rolls are concerned or various other census data which the government has, it's easier to identify people over the age of 50. And if we take them, then almost up to 80% of people with comorbidities will be covered. Then we have the group of individuals who are less than 50 years and have comorbidities which can cause higher chance of having severe COVID infection. It could be a young person with diabetes who is on insulin. It could be someone who has got chronic kidney disease and is on regular dialysis. So based on that, the government, the NEGVAC, which is the National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19 for our country, has formed a subgroup, and they have actually looked at all the comorbidities, whether it be diabetes, renal diseases, respiratory diseases, disabilities, or people who are having other forms of
chronic diseases, including heart and neurological diseases, and developed a simple scoring system so that you can decide how to grade individuals and prioritize them. For example, if you have a person who has diabetes for 10 years and who also has kidney damage, he gets higher priority because he has a higher chance of getting more severe COVID as compared to someone who has just diabetes with just good diet control. It is all right, and his HbA1c, which is used for looking at the control of diabetes, is in the normal range. Right. So like that, we've also looked at, let's say, people with respiratory problem. Someone who is having very bad lungs and is on 24-hour oxygen will be a higher priority than someone who has mild respiratory disease like chronic bronchitis. So though that system is also in place, and that will gradually get implemented once enough doses are available. So the plan is actually to be more inclusive. People with disabilities who have higher chance of developing COVID, severe COVID, will also be included irrespective of their age. So ultimately the plan is to really cover as many people we can who are having a higher chance of severe infection, so that we decrease our mortality, and this would include people less than 50 years also. This work is already in progress, and I'm very sure and hopeful that within a few days this will be available, and then it will be uploaded into the CoWIN app so that it can be done in a very smooth manner. जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, अरुण हमें कॉल कर रहे हैं। जी अरुण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मी महाराष्ट्र अरुण बोलतो। जी पूछिए। सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा। मेरा सवाल था जी कि ये जो वैक्सीन दिए बाद में एंटीबॉडीज कितने टाइम से शुरू होती है और इसका डोज दूसरा भी लेना जरूरी है क्या? जी डॉक्टर विजय राघवन, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? सॉरी, सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से जी ये जानना चाह रहे हैं कि एंटीबॉडी कितने दिन में डेवलप हो जाएगी और क्या दूसरा डोज लेना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत धन्यवाद। एंटीबॉडी वैक्सीन के जब लगाते हैं, वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप होती है, चंद दिनों में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बढ़ती जाती है, लेकिन उसके लिए वो रहने के लिए बूस्टर डोज देनी पड़ती है, इसलिए दूसरी डोज देते हैं और उसके बाद ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है रहेगी कई महीनों सालों तक, शायद 1 साल कम से कम, उससे ज्यादा अभी मालूम नहीं है, मालूम हो जाएगी। ये कैसे काम करती है कि एक बार जब एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शुरू होती है, तब जब वायरस आती है तब फिर वो एम्पलीफाई होती है, तो इसके लिए वो प्रोटेक्शन वो मेमोरी में रहती है और कई महीनों सालों तक हो सकती है ये प्रोटेक्शन। इसलिए वैक्सीन ठीक से लेना, दोनों डोज लेना और पूरी तरह से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। Right. We are getting a lot of emails. Dr. Guleria, there is an email from Mr. Manoj Shukla. He wants to know, is there any mechanism to vaccinate the patients who are admitted in the ICU? What would be your reaction on that? So first of all, there are two things to understand. If you have a person who is in the ICU and is very sick, his immune system may not be that responsive for the vaccination, and it may not be ideal to vaccinate someone who may not get a good response to the vaccine. On the other hand, if he's otherwise all right and he's in the hospital, if he fits into the priority list, then there will be mechanisms in place so that even people who are unable to come to the vaccination site or are admitted can also be administered the vaccine if it is required. So vaccination can be given to those who are unable to come but need the vaccine. But at the same time, it's important to understand that some people who are now critically ill, the vaccine is not a treatment, it's preventive. So it should be given when we are able to say that it will generate good immune response in your body and will protect you. Therefore, if one is in the ICU and is critically ill, one would like that person recovers and comes out, and then we vaccinate him so that his immune system gives a good response and good antibodies are formed so that he does not get COVID subsequently. Dr. Guleria, another point I would like to bring in here, when we talk about the vaccination drive that will be starting, will there be any contraindication in terms of like if the person is infected or is yet to be tested or having any symptoms related to COVID-19 but yet not sure whether the patient is positive or not?
will he have to wait for the vaccination, because going to the center could be a very critical point for the other people who have come there for vaccination? Correct. So if you have symptoms which are suggested that you may have COVID infection, then it is important that you get tested for COVID-19 and isolate yourself, quarantine yourself. And if you have infection, isolate yourself and get medical treatment. You should not come to the COVID center, because as we know, there will be other people there and therefore chance of infection will be high. So we follow the same rules as we do for anyone who may have symptoms of COVID-19 infection, that you quarantine yourself, get yourself tested, and make sure you don't give the infection to other members, including your family members. So that has to be done, and that principle has to be followed even for those who have to come for vaccine. डॉक्टर गुलेरिया, एक बात और जहन में आती है कि अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है, आई मीन कोरोना पॉजिटिव है और उसको वैक्सीनेशन दे दी जाती है, तो उसका क्या कोई असर कुछ होगा इस तरह से? नहीं, उसका कोई असर नहीं होगा। इस बात पे काफी लोगों की चर्चा भी हुई है कि कोविड-19 से जो रिकवर हो गए हैं और उनके शरीर में एंटीबॉडीज अब बन चुकी है, तो उनको वैक्सीन देने का फायदा है या नहीं, या उनको वैक्सीन ना दी जाए और उससे हमारे वैक्सीन डोजेस बच जाएंगे और इसलिए और लोगों को मिल सकती है। लेकिन हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए। एक तो चीज ये है कि हमें पता है कि ऑलमोस्ट 30 to 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ, माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और उनकी एंटीबॉडीज बन गई, लेकिन हमने उनको कभी डायग्नोज नहीं किया, और ये सीरो सर्वेलेंस के डेटा से भी निकला है। तो अगर हम ये कहें कि हम पहले ये देखें कि आप में एंटीबॉडीज हैं और फिर आपको वैक्सीन लगाएंगे, तो ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा जी। तो इसलिए लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम उन लोगों को सेग्रीगेट करें जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि उसमें उनकी एंटीबॉडीज देखना पड़ेगा और फिर वो वैक्सीनेशन का ही पूरा प्रोसेस डिले हो जाएगा। दूसरा चीज ये है कि ये भी हमें पता है कि कितनी एंटीबॉडीज और कितनी इम्यूनिटी मिलती है कोविड इन्फेक्शन से, वो बहुत वेरिएबल है। इसलिए वैक्सीन इन लोगों को लगाने से एक बूस्टर इफेक्ट हो जाएगा और इनको ज्यादा लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी इन लोगों को, और अगर जो नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी कम हुई है तो वो भी कवर अप हो जाएगी। इसलिए सारे जो लोग हैं, इररिस्पेक्टिव वेदर आपको पहले कोविड हुआ या नहीं हुआ, अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में हैं तो आपको वैक्सीनेशन लगा लेना चाहिए। Right, and at this point in time we have a caller from Bhilai, Mr. Debashish, who has called. Debashish जी, आपका स्वागत। टोटल हेल्थ पे सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। I've got two questions. Yeah, please go ahead. Number one is that if anybody has got any specific disease and he or she was taking any medicine, specifically something like rheumatoid arthritis, or if he is on the HCQ, whether it will be okay for him to take this vaccination, or whether it will have any positive effect or negative effect. And the second part is that how do you identify people who are below 50 and they have comorbidities? Right. These are two questions. Dr. Randeep Guleria, the two questions you've heard. One, if a person is suffering from rheumatoid arthritis or probably maybe on NSAIDs or any other similar medications, steroids and all, will it have a cross effect or any negative effect if that person is vaccinated? No, so the first question is whether the vaccine, it's contraindicated. Vaccination is not contraindicated. As a matter of fact, if you have rheumatoid arthritis and you're on drugs, with like immunosuppressants, it could be steroids, it could be other biologicals, you should still get yourself vaccinated, because you will also come into the risk category that you may get severe infection. So there is no contraindication to get vaccinated. However, we are not sure, there is no global data to say how effective will the vaccine be in people whose immunity is low. Will it also give the same degree of immune response as compared to a healthy individual? That data will emerge over the next few months, but I would say that there will be some protection that you will definitely get. So if someone has rheumatoid arthritis and is on drugs like immunosuppressants, it could be drugs which may be for severe rheumatoid arthritis, drugs like methotrexate, the person should still come forward and get himself vaccinated. He is in the high risk category. However, we should understand that we are not sure how much protection it will give. It will definitely give protection, but this data has to emerge. Right. Dr. Raman Gangakhetkar, what is the network and the preparation for the crisis that can emerge, for managing it, that can emerge from the adverse events following the immunization?
Basically, one of the best precautions that the government is taking is every person who receives vaccine will be staying there for close to about half an hour's time, and he would be attended to. So essentially, the person remains under observation, and if there is any kind of a issue that requires medical attention, the doctors would be there to attend over the patient so that that can be handled very easily. Second issue that is also important for us to recognize is in our childhood immunization program, there is already a program which is called as AEFI, adverse event following immunization, is always monitored. And that once that adverse event is also noted at the district level, there is a discussion group that sits together to find out whether whatever has happened, whether it's a solicited or unsolicited adverse event, and then what kind of action should have had been taken or should be taken. It's something like a postmortem of an event that has occurred, so that some learnings can be passed off immediately. And this information is also communicated to higher authorities so that finally the data is collated on what kind of adverse events you are observing with this particular issue. And this data is finally sent to what we call as PVPI, Pharmacovigilance Program of India. And there, this data is collated, and whether there is any abnormal signal that is arising in the data that has come to, decides whether this side effect which has been observed, which previously people have not observed, now should that be mentioned in the product insert, which essentially means should that be used to train other people whether such an event would also occur. So there is a robust mechanism all across. If this mechanism has been existent for such a long period of time and has not led to any kind of problems or challenges have not been noticed, there is no reason to believe that adverse events which may occur in this vaccination program or which will be reported in this program will perhaps go unattended at any point in time. जी प्रोफेसर विजय राघवन, बहुत सारे सवाल हैं, कल्याण दत्त जी पूछ रहे हैं, नरेंद्र भाटी जी पूछ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जिनका सवाल है कि वो जानना चाहते हैं क्लैरिफिकेशन की हाउ विल पीपल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द वैक्सीनेशन प्रोसेस, कि कहाँ आना उनको, वेयर दे हैव टू कम, उसके अलावा कैसे आप फॉलो अप करेंगे सेकेंड डोजेज के लिए, और तीसरी बात ये भी कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स को इस पूरे प्रोसेस में अलाउ किया जाएगा। पहली बात है कि हमारे यहाँ भारत में सारी नेशनल प्रोग्राम्स कई हो चुके हैं, पोलियो वैक्सीनेशन, उससे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, नेशनल इलेक्शंस, अभी मीजल्स और रूबेला कैंपेन काफी हो चुके हैं। पूरा डॉक्यूमेंटेशन तरीका उसके लिए एस्टैब्लिश्ड है। एक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से अगर आपका नाम, पता, कहाँ रहते हैं, वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। उसको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिकली आइडेंटिफाइबल स्ट्रक्चर्स भी है। अभी वो प्रोग्राम करीब 10 या 100 गुना स्केल हो रही है। उसमें कोविन एक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये हर नागरिक के लिए जो जिसके पास फोन हो या ना हो, आसपास हो, हेल्थ सेंटर से दूर हो, उनके लिए पूरा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस तैयार है। उसी का रिहर्सल भी पूरी तरह से हो गई है और आगे भी हो रही है, तो उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो जिनका पहला डोज हो गई है उनका नंबर, पता, जहां कहाँ रहते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी होगी कोविन नेटवर्क में, ताकि दूसरे डोज के लिए उनको बताया जाएगा कैसे लेना, कहाँ लेना। Right. और क्या प्राइवेट सेटअप को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जैसा कि इनका सवाल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स को भी इसमें इसका हिस्सा बनाया जाएगा? अभी शुरुआत में जैसे वैक्सीन डोज की कमी है, उसकी प्रायोरिटी हेल्थ लाइन वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 50 साल के ऊपर लोगों को होगी। और ये पूरा रोल आउट जो है पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम में सरकार ऑर्गेनाइज करके करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर। तो उसमें जरूर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नेटवर्क्स शामिल होंगे और पूरा सुपरवाइज करके होगी।
जैसे वैक्सीन की डोज आगे बढ़ के ज्यादा होती है, तब कई दूसरी तरीके से वैक्सीन भी दी जाए। जी, डॉक्टर गंगा खेडकर, इसी से जुड़ा हुआ जब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप की बात आ रही है तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि कितने तरह के टीकों को अभी तक आपात जो इस्तेमाल की अनुमति दी गई है या दी जा रही है, और दूसरी बात ये भी कि अगर जब एक से ज्यादा तरह के टीके होंगे तो कौन सा टीका किसको लगाया जाएगा, ये कैसे तय किया जाएगा, और अब दूसरे, और या तो मान लें कि 2 से भी ज्यादा अगर टीके आ जाते हैं तो कौन सा टीका किसको लगाया जाएगा, क्या इसमें लोगों की भी चॉइस तय की जाएगी या किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा? नहीं, अभी तक जो जानकारी है, कल ही आपने सुना होगा 2 वैक्सीन को रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट वाला एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन, और दूसरा है भारत बायोटेक वाला जो वैक्सीन है। अब दोनों वैक्सीन में अब जो भी हमको जो ऐसे लगता है, एक कॉमन मैन को ऐसे लगेगा कि इनमें से कौन सा वैक्सीन अच्छा रहेगा, मुझे क्या वो मिलेगा क्या, तो हमने एक दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि हम जो जनरली जो रिजल्ट्स देखते हैं उसमें जो 2-4% का फर्क देखते हैं, उसको बड़ा मानना कि अगर समझो किसी ने बोला कि ये 94% प्रोटेक्शन देता है तो वो बड़ा होगा, 92% छोटा होगा, ऐसे समझना शायद गलत रहेगा। ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस रहते हैं, ये कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल में जो दिख रहे हैं, ये जब हम रियल लाइफ में देना शुरू करेंगे तो उनमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। रही दूसरी बात, अब हम जब कोई वैक्सीन इस्तेमाल करने जाते हैं तो वो वैक्सीन किसने लेने में थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखना है, ये भी हमको सोचना पड़ता है। अब जैसे हमने भारत बायोटेक की वैक्सीन है, वो भारत बायोटेक की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस है। वो अगर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट को, यानी जैसे कोई HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होगा, किसी को बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड मिल रहे हैं या एंटी मैलिग्नेंसी के ड्रग मिल रहे हैं, उनको देते वक्त हमको थोड़ा सा कॉशन इस्तेमाल करना पड़ता है, इसमें शक नहीं है। तो ये जो चीज है कि कौन सी वैक्सीन किसको देना अच्छा रहेगा, उसका भी डिटर्मिनेशन वो डॉक्टर कर पाएगा। लेकिन जैसे अभी दिखता है, अभी जो अंदाज लग रहा है कि ये जो वैक्सीन्स हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी आएगी, उसके ऊपर ज्यादा निर्भर रहेगा कि कौन सी वैक्सीन किस जगह पे मिलती जाएगी। अब जैसा अभी आपने जैसे पूछा कि क्या ऐसे होगा कि दोनों किस्म के वैक्सीन एक ही जगह पे मिलेंगे, शायद वो मिलना उतना भी कठिन है, क्योंकि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला जो वैक्सीन है उसकी क्वांटिटी जो अभी अवेलेबल है वो ज़्यादा रहना है, और जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है उसको बनाने में ही, स्केल अप करने में ही एक दिक्कत होती है कि उसको BSL-3 लैब की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, कितने डोसेज अवेलेबल है, इसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वो डोसेज एकदम स्केल करने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, इसमें समझना है। अब रहा ऐसा टाइम आएगा क्या कि एक वैक्सीन मैंने एक जगह पे दी तो, और उसके बाद में पहला डोज मिलने के बाद में मुझे दूसरी वैक्सीन से दूसरा डोज मिलेगा, शायद ये थोड़ी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि ऐसे होएगा क्या। जहां तक हो सके ये अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डेटा है, जो एविडेंस है, उसके ऊपर भरोसा रख के हमने चलना चाहिए। थियोरेटिकली ये मिक्सचर होना, एक वैक्सीन के बाद में दूसरा वैक्सीन देना, इसको हम कई जगह पे इंटरचेंजेबिलिटी डिजाइन बोलते हैं, कि जिसकी वजह से हमको समझ में आएगा कि क्या ये दोनों 2 किस्म के वैक्सीन पहली एक बार और दूसरी बार अगर दिए तो उसका फायदा और नुकसान क्या हो सकता होगा, ये दे सकते हैं क्या, ये देखने का भी एक ढंग होता है। लेकिन अभी के तौर पे जो दिखाई देता है कि हमको ये जो वैक्सीन हैं, ये वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन जहां फुल इस्तेमाल होता है, फुल इस्तेमाल होने के बाद में अगर थियरी में पूछे तो उन दोनों वैक्सीन को मिक्स करने से कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन जब डेटा नहीं है तो वो इंसानों को देने की कोशिश करना बगैर स्टडी किए, वो शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा। Right. We are heading for a very short commercial break. After the break, we'll get you some more information about the COVID-19 vaccine strategy and how the things will proceed. Keep watching Total Health. आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद,
पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और टोटल हेल्थ के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। And we have a caller from Gujarat, Mr. Prakash Shukla, who has called. प्रकाश जी, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू यू। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें अभी स्कूल कॉलेज जैसे बंद हैं तो बच्चों को भी इसमें लगाने का कोई प्राविधान है जल्दी से? और दूसरा चीज ये है कि अगर कोई प्रायोरिटी बेस पे लगवाना चाहे, जिसके पास पैसे अलग से देके, तो उसके लिए भी इसमें प्रोविजन कोई है? Right. लगवा सकता है बंदा? Two questions. Professor Raghavan, how would you address to his queries? Well, it is very important that, of course, everyone gets vaccinated. But as I said, at the early stages, vaccine supplies are growing and therefore important to have prioritization. As vaccines become available, this prioritization, of course, will become eased and everyone can have in multiple ways in public or private mechanisms. School children are very important. They go to school and potentially they can spread from there. But given the levels of priority, people with various kinds of comorbidities, people who are older, are the most vulnerable at this stage. So it is important that they get the priority. The next level priorities will be decided by the health ministry and the government. जी Right. बिल्कुल। और एक सवाल प्रोफेसर डॉक्टर गुलेरिया आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये कहा जा रहा है कि सभी को टीका नहीं लगेगा और 27 से 30 करोड़ लोगों को का टीकाकरण किया जाएगा, ऐसे में जब सभी को लगेगा नहीं तो सभी लोग सुरक्षित कैसे हो सकेंगे? ये इस बारे में बताइए। जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है, इसको भी हमारे दर्शकों को एक बार समझाइए। नहीं, ये बात सही नहीं है कि और लोगों को नहीं लगेगा। प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले उन लोगों को लगेगा जो हम अपना मकसद अचीव कर पाए। हमारे मकसद दो हैं। एक मकसद ये है कि हम अपनी मोर्टेलिटी या डेथ्स को कम करें, कम से कम लोग कोविड-19 के कारण मरे, और उस मकसद को अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि जिन लोगों में डेथ्स ज्यादा हैं, हाई रिस्क ग्रुप हैं, उन लोगों को हम सबसे पहले टीका लगाएं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों, चाहे जिनको कोमॉर्बिडिटीज हों, उनको टीका पहले लगना चाहिए। वो प्रायोरिटी ग्रुप है। दूसरा, उन लोगों को जिन लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो उस एक्सपोजर उनको ज्यादा हो रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम चाहते हैं कि पहले टीका लगे जिससे वहां पर भी इन्फेक्शन ज्यादा ना हो। जब ये स्टेप फेज 1 हो जाएगा, फिर आगे और लोगों को टीका लगेगा, जिससे हम ये कह पाए कि हमारे यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ लोगों को या तो इम्यूनिटी आ गई है टीके से या इन्फेक्शन होने से अब नेचुरल इम्यूनिटी आ गई। और जब ये नंबर ऑलमोस्ट 70-80% तक पहुंच जाएगा तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो टूट जाएगा। मतलब एक व्यक्ति अगर इन्फेक्शियस है तो उसके आसपास ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको इम्यूनिटी है, तो वो इन्फेक्शन आगे फैला नहीं पाएगा और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इन्फेक्शन जो है वो फैलेगा नहीं, और उस तरह से जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो एकदम कम हो जाएंगे, वायरस आगे फैल नहीं पाएगा और हम अब एक टाइप की इम्यूनिटी पूरे देश में आ जाएगी। तो अचीवमेंट वही है, लेकिन स्टेप वाइज होगा ये, और इसलिए पहले स्टेप में उन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है जिनकी डेथ मोर्टेलिटी ज्यादा हो सकती है, जिनको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए जिससे केसेस ना बढ़े। लेकिन जैसे हम आगे पहुंचेंगे और ये हम देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि हमारे काफी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे क्योंकि डोजेस ज्यादा मिलेंगी, और कंपनीज जो अभी ट्रायल्स में हैं उनके भी वैक्सीन आ जाएगी। भारत बायोटेक है, स्पुतनिक 5 जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के यहाँ से फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, और कैडिला का भी अब अप्रूवल आ गया है। तो अगले 3-4 महीने में कई कंपनीज के वैक्सीन हमारे पास आ जाएंगी, डोजेस ज्यादा हो जाएंगी, और जब हम इन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे तो फिर हम अगले फेज पे जाएंगे, और उस हिसाब से हम इस साल के
मिडिल में या आगे अगले 6-7 महीने में हम मेरा मानना है कि 30 करोड़ से काफी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देहरादून से हमें कॉल कर रहे हैं ओम नौटियाल जी। ओम नौटियाल साहब, पूछिए अपना सवाल, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो वैक्सीनेशन के लिए जो लिस्ट है, जो भी लोग जिनको प्रायोरिटी लिस्ट है वो बन चुकी है, और जैसे कि जिन लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट बन चुकी है, आप उन्हें बुलाना चाहते हैं तो उन्हें कैसे बुलाया जाएगा? SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वो क्या प्रोसेस होगी? और दूसरा प्रश्न यह है कि इस पूरी प्रोसेस में, वैक्सीनेशन की प्रोसेस में समय कितना लगेगा, और ऑब्जर्वेशन पीरियड क्या होगा, और वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? जी डॉक्टर गंगा खेडकर, आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ये जो लिस्ट जो है वो स्टेट्स ने बनाई हुई है, और इस वक्त ना कई लोगों को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है, जो जो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ जहाँ के इवन स्टाफ को, या स्टाफ ने उसमें लिस्ट में नाम है उनका, उनको ये बताया जा रहा है कि उनको ये शायद कब वैक्सीन मिल सकती है। और उसका वो मिलने का जब उसको इंफॉर्मेशन होता है, वो मिलने के बाद में दे आर एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म देयर ओन स्टाफ मेंबर्स, एंड अकॉर्डिंगली ये लोग अपनी वैक्सीन लेने आ जाए। दूसरी बात, आपने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद में वो इंसान तकरीबन आधा घंटा वही सेंटर में रहेगा, उसमें उसको ऑब्जर्वेशन भी किया जाएगा। अब तीसरी बात आपने कही कि वो बाहर निकलने के बाद में उसने क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट देखना चाहिए। उसको साइड इफेक्ट जो देखना है वो तो हमको जो पहला जो मालूम है, जो लोकल रिएक्टोजेनिसिटी जो बोलते हैं, जैसे उसको सूजन आएगी हाथ को, जहाँ इंजेक्शन दिया है वहाँ थोड़ा सा दर्द होगा, कुछ लोगों को बुखार, थोड़ा एक दिन बुखार आए वैसा लगेगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा फटीग हुए वैसा लगता है। जनरली ये 10 में 1 लोगों को, अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं ट्रायल के, उसमें 10 में 1 से भी कम उसकी रिस्क है ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अगर ये 10% से भी कम है तो भी ये हर एक को मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। उसको कोई बहुत बड़ी दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी ऐसी किसी किस्म की रिस्क नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमको याद रखना है कि ये टेम्पररी होती है, दूसरे दिन ही वो शायद जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे डरना नहीं है। लेकिन इनकी मालूमात सबको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर हेल्दी रहते हैं, और वो जब वैक्सीन लेंगे और उनको वो तकलीफ महसूस होती है तो वो सोचेंगे ये 2 डोज की वैक्सीन है, 1 डोज अगर लिया तो मैं उस दिन मेरे काम करने जा नहीं पाया, अगर ये ऐसे बहुत दिन अगर चलते रहा तो मैं दूसरा डोज क्यों लूँ वैक्सीन का, या दूसरा डोज लेने के बाद में ये बढ़ जाएगा क्या, ये सोचना शायद गलत रहेगा। इसलिए उनको ये पहले ही समझाना पड़ेगा ये टेम्पररी साइड इफेक्ट होंगे। अब रहा सवाल तीसरा, अगर कोई सीरियस साइड इफेक्ट अगर हुआ तो वो तो आप ऑब्जर्वेशन में हैं। जनरली इमीडिएटली देने के बाद में जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसा एनाफाइलेक्टॉइड शॉक होता है, उस किस्म का जो शॉक है वो तो डॉक्टर आपको देख रहा है, वहाँ नर्स है, वो सब लोग आपके ऊपर नज़र रखे वाले रहेंगे, तो आपको इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी जगह पे आपको इमरजेंसी ट्रे करके हम लोगों में होता है, वो उसको वहाँ रहेगा, वो बराबर किस्म की दवा उस टाइम पे लेके आपको दे सकता है, इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बावजूद भी आगे कुछ साइड इफेक्ट होंगे क्या? आगे जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो अभी तक इतने ज़्यादा मात्रा में दिखाई नहीं दिए हैं, अभी तक जितना हमको समझ आती है। अगर कोई साइड इफेक्ट अगर इमर्ज होता है तो उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। लेकिन ये जो दोनों किस्म के जो वैक्सीन इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे एडिनो वायरस की जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की, इसमें कोई बड़ा मेजर साइड इफेक्ट ये पहले 2 महीने के बाद अंदर जो दिखने वाले सीरियस साइड इफेक्ट है, इनको छोड़ के और कोई दिखता नहीं है। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, तो वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का हम लोगों को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अभी तक मिला हुआ है, तो उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम दिखेगा नहीं। अगर प्रॉब्लम दिखना है तो जैसे पहले मैंने एक सवाल के जवाब देते वक्त बोला था कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट होते हैं उनके ऊपर ही थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा अगर ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन देने की नौबत आई तो एक ही बोल सकते हैं,
कोई एबनॉर्मल सिम्टम है तो आप वो जो वैक्सीन लेता है उसने उसके ऊपर नजर रखना अच्छा रहेगा। लेकिन ये एबनॉर्मल सिम्टम मुझे होएगे ही या मुझे कोई और तकलीफ होगी ऐसा मन में रखना नहीं है। हमको सबको सिर्फ याद रखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जो मिलते हैं वो लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा बुखार और फटीग, ये चीजें ज्यादा दिखेंगी। इन चीजों से डरना नहीं, अभी उसके ऊपर डर के हमने सेकेंड डोज न लेना ये बराबर नहीं रहेगा। जी, और हमारे साथ फिलहाल पटियाला से एक कॉलर मौजूद हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत। सुदर्शन सिंह जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम कि मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है और मुझे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना है, तो उसको क्या मैं कोविन ऐप में रजिस्टर कर सकता हूँ? पहला सवाल ये है। और दूसरा, कोविन ऐप को कैसे डाउनलोड करना है? राइट, 2 questions for you, प्रोफेसर राघवन। किस तरह से रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति करवा सकता है वैक्सीनेशन के लिए? ये एलैबोरेट कर सकते हैं डॉक्टर रामन गंगा खेड़कर जी, लेकिन जिस तरह से साधारण वैक्सीनेशन होती है चाइल्डहुड और मैटरनल हेल्थ के लिए, उसका विलेज लेवल से लेके सिटी लेवल तक पूरा रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है। हेल्थ सिस्टम में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम वगैरह, तो उसमें नोटिफाई किया जाएगा। अगर जैसे दिल्ली में देखें और हर स्टेट में ऐसे किया गया है कि पूरा जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स है उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन किया गया है और साथ में हेल्थ कोविड वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल और कैसे करना है एक बुकलेट निकाला है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। So let's understand more on this from Dr. Ganga Khedkar. Dr. Ganga Khedkar, the digital platform for COVID-19 vaccine intelligence network is being used in this entire process. How do you think it will help, and CoWIN platform be a game changer? And how would you highlight the entire procedure for registration if an individual wants to register for vaccination drive? नहीं, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आप तो रजिस्टर कर ही सकते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना है कि कोविन पे रजिस्टर करने की हम अगर सिर्फ फैसिलिटी दें तो उससे पूरा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रूरल एरिया में जब जाते हैं तो उसका इंटरनेट का शायद उसको एक्सेस उतना नहीं रहेगा। तो उसको जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर, जैसे सर ने बताया कि आशा वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स को भी आप बोल सकते हैं, उसका नाम उसमें रजिस्टर में जा सकेगा। 50 के ऊपर के कौन है इसकी मालूमात भी वो हेल्थ वर्कर को भी होती है, उस हिसाब से वो भी खुद एंट्री करने के लिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये दोनों ढंग से हमको इस्तेमाल करके रजिस्टर किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या ये ऐप्स का अहमियत बहुत ज्यादा है? ये पूरी अहमियत ज्यादा है, क्योंकि एक तो हमको एक समझना है कि समझ लीजिए मैंने किसी को वैक्सीन दी, वो पहला डोज था या दूसरा डोज था, ये असर्टन करना भी उतना ही जरूरी रहेगा। वही आदमी था क्या कि जिसको वैक्सीन दिया था, ये भी असर्टन करना बहुत जरूरी रहेगा। नहीं तो एक ही नाम के अपने देश में कई लोग हो सकते हैं। अब ऐसी जब हालत होती है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पहला डोज है या दूसरा डोज है। ये जरूरी इसलिए है कि हमको पूरा वैक्सीनेशन कितने लोगों को मिला है ये समझने के लिए दोनों डोसेज मिले वाले लोगों की जब हम संख्या देखेंगे तो हमको उसका तो पता रखना बहुत जरूरी रहेगा। तीसरी बात ये रहेगी, समझ लीजिए कल क्या हुआ कि 2 या 3 अलग अलग किस्म के वैक्सीन एक ही जगह पे हमको मिल रहे हैं, तो मैंने कौन सी वैक्सीन किसको दी है ये भी तो मुझे पता चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर 3 वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है तो मैं ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा कि एक की वैक्सीन दूसरी वैक्सीन उसको दूसरे टाइम मिल जाए। तो इन सारी चीजों का ये जो ऐप है ये सिस्टम हमको मदद करेगी और उसके साथ में ही हमको ये AEFI मॉनिटरिंग में ऐप्स का बहुत हम फायदा उठाएंगे। और सब लोगों ने आश्वस्त रहना है कि जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें हमको दोनों ढंग से, यानी इंसान जो आम आदमी है उसको एक्सेस करने में इंटरनेट बेस्ड और नॉन इंटरनेट बेस्ड ये दोनों अप्रोचेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे इन चीज़ों का एक्सेस उतना कॉमन नहीं रहेगा, स्पेशली रूरल एरिया में।
जी डॉक्टर गुलेरिया, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जब ये इन टीकों को के आपात इस्तेमाल को अनुमति दी गई है, तो क्या इसको टीकों के विकास को लेकर के रिसर्च अभी भी जारी रहेगा? दूसरी चीज, वैक्सीन के कितने दिनों तक कोरोना का जो इन्फेक्शन है उससे सेफ रह सकेगी? क्या एक बार वैक्सीन लग गई तो लाइफ लॉन्ग सेफ्टी रहेगी इन्फेक्शन से? नहीं, पहली चीज तो ये कि अगर आपको वैक्सीन लग जाए तो आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। ये डेफिनेट है कि आपको इन्फेक्शन से जो प्रोटेक्शन है साल भर तो रहेगी। उसके आगे हमारे पास अभी डेटा नहीं है, हो सकता है उससे ज्यादा भी प्रोटेक्शन रहे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन जो है उससे हमें दो चीजें हो सकती हैं। एक है कि हमें इन्फेक्शन ना हो, कि हमें वैक्सीन लगी और हमें कोविड इन्फेक्शन बिल्कुल ही नहीं हुआ, माइल्ड भी नहीं हुआ, ऐसा अभी कहना मुश्किल है कि ये सिचुएशन होगी। दूसरा ये है कि हमें इन्फेक्शन हुआ लेकिन डिजीज नहीं हुआ, हमें इतनी सीवियर बीमारी नहीं हुई कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया या आईसीयू में जाना पड़ गया। तो अब जो हम वैक्सीन लगाएंगे वो हमें डिजीज से प्रोटेक्शन देगा, और ये जो प्रोटेक्शन है ये लोगों का मानना है कि कम से कम साल भर तो रहना चाहिए, हो सकता है उससे ज्यादा भी रहेगा। ये डेटा जैसे जैसे इमर्ज होगा, जब हम इन लोगों को फॉलो करेंगे तब तक पता चलेगा। रही बात इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का ये मतलब है कि अभी हमारे पास जो डेटा है वो ये दिखाता है कि ये जो चाहे वो ड्रग हो चाहे वैक्सीन हो, ये सेफ है और ये इफेक्टिव है, और इसलिए इसको लोगों में देने में इस बीमारी से लड़ने में भला है और ये फायदा करेगी। लेकिन अभी तक पूरा डेटा नहीं आया, इसलिए जैसे जैसे हम ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देते हैं साथ साथ उस पर रिसर्च और डेटा कलेक्शन चलता रहता है, और पूरा डेटा फिर भी हम कलेक्ट करेंगे। तो फेज 3 ट्रायल्स का जो फॉलो अप डेटा है वो अभी भी चलेगा इन स्टडीज में, और जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उनको भी हम फॉलो अप करेंगे फॉर साइड इफेक्ट्स, जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म एफिकेसी है, ये सारा जो डेटा है ये अभी भी रिसर्च मोड पे चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि ये जरूरी है कि हम लोगों की जान बचाएं, कोविड पैंडेमिक से बाहर निकलें, तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है बेस्ड ऑन व्हाटएवर डेटा, लिमिटेड डेटा दैट इज अवेलेबल। साथ साथ हम आगे रिसर्च भी करते रहेंगे। लेकिन दोनों वैक्सीन को जो है अब कुछ अप्रूवल जो बॉडीज हैं, साइंटिफिक बॉडी, उन्होंने पूरा डेटा देख के अपने आप को सेटिस्फाई करके कि ये सेफ वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है, उनको ऑथराइजेशन दे दिया है। जी। Right. Professor Raghavan, how would you like to conclude this discussion, and what message would you like to give to our viewers? This has been, 2020 has been an incredibly different year from all other previous years, and the world has learned a lot. And the world has learned a lot because of the connection of science to this pandemic has been an incredibly speedy response. This must go onwards, and we must have evidence coming on to bear on every decision we take. It is very complicated because the evidence keeps coming as we're going. We have vaccines at hand now, but we must continue to be careful as the vaccines are deployed, and once they're deployed on a sufficiently large level, we will be protected. Thank you. Thank you so much for all that information, and joining in Dr. Randeep Guleria, Dr. Raman R. Gangakhetkar, and Dr. Vijay K. Raghavan. Thank you for all that information. And as it is said that discovery consists not in seeing the new lands but in seeing with new eyes. So the importance of vaccination is there for the protection, but it is also the time to emphasize the continued practices of COVID appropriate behaviors, wearing a mask, keeping the social distancing, and washing your hands regularly before you go out or after you come home from outside. बिल्कुल, तो जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसके खिलाफ लड़ाई है वो जारी रहेगी, और जब हम वैक्सीन देने के प्रोसेस में लगभग उसके मुहाने पर आ चुके हैं, कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि हम और आप यानी आम लोग, जो हमारा समुदाय है, जो हमारा समाज है, वो इसमें मदद करे, इस पर खुलकर सामने आए, अपना योगदान दे, और बहुत कुछ कर सकते हैं हम इस पूरे प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए और इससे सफलता अर्जित करने के लिए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।